नीतीश चुनाव नहीं है, वो मजबूरी है। क्योंकि नीतीश, जैसा मैंने कहा था कि दरवाज़ा और दीवार के बीच जो कब्ज़ा होता है, उस तरह से नीतीश कुमार जिधर रहेंगे सरकार उसी की बनेगी। और बीजेपी, बाकी पार्टियां तो अनटचेबल नहीं हैं, बीजेपी तो सिवाय जेडीयू के बाकी के लिए अनटचेबल है। तो ये बीजेपी की मजबूरी है। बीजेपी अच्छी तरह से जानती है, चाहे उसको जितनी ज़्यादा सफलता मिल जाए, लेकिन इतनी सफलता तो नहीं मिलने वाली है कि बीजेपी अकेले अपने बूते पर सरकार बना लेगी। तो हर हाल में उसे नीतीश को लेना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, पिछले चुनाव में भी नीतीश कुमार जी ने कहा था जीतने के बाद कि भाई आप अपना मुख्यमंत्री कर लो, तब भी ये नहीं हुआ। तो जो डर 2020 में था, वो डर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है कि नीतीश को अगर नाराज़ कर देंगे तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। एक बात समझ लीजिए। इसलिए वो कोई भी कहे, जो अमित शाह ने कोई ऐसी बात नहीं कह दी थी कि जिसमें नीतीश कुमार सोचा जाएगा। उन्होंने कहा था कि विधायक चुनेंगे। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है कि विधायक दल का नेता तो विधायक ही चुनते हैं। और उसके बाद देखिए, जैसे जब भी सबने कहा है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव हम कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि नीतीश जिस जगह पे हैं, जिस मजबूती के साथ हैं, नीतीश जी का यही है कि जेडीयू बची रहे। और जेडीयू अगर बची रहेगी तो नीतीश मुख्यमंत्री होंगे जब तक वो खुद न मना कर दें, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस सच्चाई को जानते हुए भी अमित शाह ने मतलब खुलेआम ये कह दिया कि दिल्ली में और बिहार में कोई जगह खाली नहीं है, वहाँ मोदी हैं, यहाँ नीतीश जी हैं। तो मुझे लगता है कि ये विवाद का विषय नहीं है। नीतीश जी तो होंगे ही होंगे। बाकी रही बिहार की ये जो घोषणा पत्र है, सन 52 से ही 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, वो तब से आ रहा है। और अगर आज़ादी के बाद का जो 2-3 घोषणा पत्र आए होंगे, उनमें से ही अगर किसी एक घोषणा पत्र को गंभीरता से लिया गया होता, इम्प्लीमेंट किया गया होता, तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का कायाकल्प हो गया होता। 71 में जब इंदिरा गांधी ने कहा था बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने जा रही हूँ क्योंकि गरीब आदमी बैंकों के तक पहुँच सके, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जनता सिर्फ घोषणाएँ याद रखती है, पत्र से कोई मतलब नहीं है। और रही बात हम लोगों में से ही, अगर आप ईमानदारी से पूछ लें कि किसने कितना घोषणा पत्र हम लोगों में से पढ़ा है, मुझे लगता है कि मैंने तो नहीं पढ़ा है। ईमानदारी की बात, बाकी लोगों के बारे में नहीं कह सकता। एक बार वीपी सिंह के घर में हम लोग बैठे हुए थे जब ये जनमोर्चा बना हुआ था। संतोष भारती थे, सोमपाल सिंह थे और कई लोग थे। तो कुछ बात वहाँ शुरू हो गई कि घोषणा पत्र बनना चाहिए। तो बोले वीपी सिंह की घोषणा पत्र बना ना हुआ हो, हम तो इतना दिन कांग्रेस में रहे, कब वो घोषणा पत्र पढ़ बन के है। ये बता रहा हूँ, मेरे सामने की बात है। वीपी सिंह ने कहा कि घोषणा पत्र नहीं। तो ये देखिए, घोषणा पत्र को, ये सब अलग बात है। जनता कोई जीडीपी का आंकड़ा और ट्रेड डेफिसिट का आंकड़ा लेके नहीं वोट देने जाती है। सुन लीजिए, हमेशा परसेप्शन की लड़ाई होती है। सच्ची पिक्चर जो होती है ना, वो बॉक्स ऑफिस पे ऋतिक घटक की फिल्म जिस पे रोटी पर मक्खी बैठती थी, कोई देखने नहीं जाता। और 3 घंटे में दुनिया को बदल डालो। लावारिस अमिताभ बच्चन जो पॉलिश करता है, 2.5 घंटे के बाद वो अरबपति होकर निकलता है, जनता कहती वाह वाह। तो परसेप्शन और एस्केपिज्म और एक भरोसा, 3 चीज़ें बहुत होती हैं। आज की तारीख में एक बात कह रहा हूँ, 2014 में भी मैंने बात कही थी, तमाम लोग विश्लेषण अलग अलग ढंग से कर रहे हैं। मैंने कहा कि एक लाइन का रेफरेंडम है 2014 का चुनाव, और मैं आज तक पे था, मैंने बाकायदा, मेरा कोई वोट देख लीजिएगा। मैंने कहा मोदी चाहिए या नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। ये चुनाव, और इस चुनाव में एक बात बता दूं, तेजस्वी बनाम नीतीश है, सीधा सीधा रेफरेंडम है। एक के साथ आप कहिए राहुल खड़े हैं या लालू खड़े हैं, दूसरी तरफ मोदी खड़े हैं। ये बाकी सब हो, कुछ भी हो, ये ऑलमोस्ट रेफरेंडम है। और मैं जैसे कह रहा हूँ, आज हम लोग घंट बांध रहे हैं, ठीक आज के 13 दिन बाद 13वीं जब होगी, यानी 14 तारीख,
उस दिन पता चल जाएगा कि हमारी एनालिसिस कितनी रही, क्या रही है। तो नहीं ये पता जो अब जिसकी भी हो, किस दल की होगी, लेकिन मेरा जो ये है कि कई बार हम लोग, ये अच्छी बात भी है, हमारे एकेडमिक डिस्कशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि तुलसीदास की एक चौपाई थी, उस पर एक सज्जन को पीएचडी मिली। तो मैंने पूछा कि एक चौपाई पर आपने पीएचडी कर ली? बोले हाँ। मोह नार नारी के रूपा पर नगारी है नीति अनूपा। मैंने कहा तुलसीदास पर आपने 1000 पन्ने का लिख दिया, और लिखते समय तुलसीदास ने भी नहीं सोचा होगा कि इतना दिमाग लगाया होगा। इतना दिमाग लगाता तो शायद वो मानस लिख ही नहीं पाते। तो कई बार होता है कि कुछ चीज़ों को हम लोग बहुत, इन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने क्या कह दिया, ठीक है, ये चीज़ें किसी एक तबके में एकेडमिया में असर कहीं होती, लेकिन बेसिकली जनता जो है ये देखती है, सबको पता है कि ये नौकरियाँ, आप इसी मैनिफेस्टो को यूपी में कल देखिएगा हो जाएगा। जो जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अंतर्विरोध बिहार के हैं, वही उत्तर प्रदेश का है, वही महाराष्ट्र का है, वही उनका। केवल एक फ़र्क है महाराष्ट्र और बाकी स्टेट और इस स्टेट में। जो लोग नीतीश कुमार को कह रहे थे, कर्पूरी ठाकुर के दौर में जो पीजेंट्री मूवमेंट शुरू हुआ था नॉर्थ इंडिया में, उसके 2 प्रणेता थे। एक चौधरी चरण सिंह, 67 में संबित सरकारों का दौर हुआ, और बिहार में कर्पूरी ठाकुर। यहाँ पर एक, जिसको आप लोहियावादी कह लीजिए, जिसको सामाजिक क्रांति या पीजेंट्री पॉलिटिक्स, इसका असर बहुत ज़्यादा है। डीएनए में यहाँ समाजवाद घुसा हुआ है। उसके प्रतीक कभी लालू हुआ करते नीतीश को, कर्पूरी ठाकुर के बाद नीतीश कुमार, भले उनकी पार्टी आज आप कहिए 50 सीट पाए, 40 सीट पाए, लेकिन बेसिकली जो जड़ है बिहार में, वो समाजवाद की जड़ है। वो एक ऐसी चीज़ है, नीतीश कुमार उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आप ये समझ लीजिए। तो वैचारिक रूप से भी और हर तरह का जब तुलना आएगी कि ये आदमी कुछ नहीं किया या मान लीजिए कम किया है, लेकिन भविष्य में आगे क्या करेगा, तो फिर दोनों को देखा जाता है, किसकी छवि क्या रही है और किसके भरोसे हम सब भविष्य का सपना सजो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।